तो कैसे हो मेरे यूट्यूब के चाहने वालों। अभी तक हमने ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 15, ग्रुप 14 और ग्रुप 13 के बारे में बात कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं ग्रुप 18 के बारे में। ठीक है, तो ग्रुप 18 के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, जहाँ पर आप ये देखोगे कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स कंटेन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनेशन। इसको याद करने का तरीका, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। ठीक है, जिंदा रहेगी। ऑगी, आप ऑगी एक्स्ट्रा याद कर सकते हो, बट यहाँ पर हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी इतना याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है। सो यू कैन लर्न लाइक दिस कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन एंड ऑर्गेनेशन। ये जो नोबल गैसेस होते हैं ये गैसेस होते हैं, ऑब्वियसली इनका नाम नोबल गैसेस है तो ये गैसेस ही होंगे। हाईली अनरिएक्टिव होते हैं, ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं क्योंकि इनका जो पी ऑर्बिटल है और जो एस ऑर्बिटल है वो फुलफिल्ड होता है, जिसकी वजह से इनको कोई भी चाहत नहीं होती। इनका पेट ऑलरेडी भरा होता है, जिसकी वजह से ये किसी का लड्डू खाना नहीं चाहते हैं। और जब ये किसी का लड्डू नहीं खाना चाहेंगे तो इसका मतलब ये अनरिएक्टिव नज़र आएंगे। और ये अनरिएक्टिव हैं, गैसेस हैं, इसीलिए इनको नोबल गैसेस बोला जाता है। नोबल वो होते हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं और ये बहुत ही कम कंपाउंड्स बनाते नजर आते हैं। पहले शुरू में तो ये एक भी कंपाउंड नहीं बनाते थे, मतलब बनाते थे ऑब्वियसली बट हमें पता नहीं था। बट बाय टाइम हम ये चीज़ डिस्कवर किया कि ये कुछ कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर इनके अकरेंस की बात करें तो सारे जो गैसेज हैं एक्सेप्ट रेडॉन की बात करें तो रेडॉन और ऑर्गेनेशन को छोड़ करके जितने भी गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में हमें मिलते नजर आते हैं। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चला कि रेडॉन और ऑर्गेनेशन जो है वो सिंथेटिक नोबल गैसेस हैं। सिंथेटिक मतलब मैनमेड है। बाकी जितने भी गैसेस हैं लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये जो हैं ये हमें नॉर्मली एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक अबंडेंस इन ड्राई एयर इज लेस देन और कंपैरेटिवली इक्वल टू 1% बाय वॉल्यूम हैविंग आर्गन एज द मेजर कंस्टिट्यूएंट। यानी कि नोबल गैसेस का अगर एटमॉस्फेरिक अबंडेंस की बात करें तो ये ड्राई एयर में मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1% के लगभग देखा जाता है, जिसमें आर्गन जो है वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है एटमॉस्फेरिक एयर में। ठीक है, वहीं अगर हीलियम एंड नियॉन की बात करें तो इनको हम रेडियो एक्टिव ओरिजिन्स वाले मिनरल्स में पाते हैं। आर फाउंड इन द मिनरल रेडियो एक्टिव ओरिजिन। यानी ऐसे मिनरल्स जिनमें रेडियो एक्टिव ओरिजिन्स होते हैं उनमें हमें हीलियम एंड नियॉन देखने को मिलते हैं, जैसे कि हो गया आपका पिच ब्लेंड, मोनाजाइट एंड क्लेवाइट। तो ये सब चीज़ें मतलब आपको याद करने की इतनी नीड नहीं है। अब अकरेंस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट स्टिल मैं पढ़ा देता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में है। तो यस, मेन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस, ये याद करने की ज़रूरत है। जो हीलियम का मेन कॉमर्शियल सोर्स है जिससे आप कॉमर्स यानी कि आप बिजनेस वगैरह करते हो, वो नेचुरल गैसेस होते हैं। यानी कि आप कभी भी देखे होंगे जो गुब्बारा फुलाने वाली मशीन जो लेकर के घूमते हैं ना, उसमें वो लोग नेचुरल गैस ही प्रोड्यूस करते हैं जो कि बाद में हीलियम को प्रोड्यूस करती है, जिससे गुब्बारा भरते हैं वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट अगर जेनॉन और रेडॉन की बात करें तो ये रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप हैं। जेनॉन और रेडॉन रेयरेस्ट एलिमेंट इसलिए है क्योंकि ये सिंथेटिक है और इनको ज़्यादा बनाया नहीं जाता है, दैट्स वाई। और ये रेडियो एक्टिव भी है। ठीक है, तो इसलिए जेनॉन और रेडॉन जो है वो रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप है। अब क्यों है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। रेडॉन इज ऑब्टेन्ड एज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ 226 रेडियम। यानी कि रेडियम का जब डीके होता है, रेडियम 226 के डीके से हमें मिलता है रेडॉन 222 प्लस हीलियम 4। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो रेडियम 226 के डीके से, यानी कि इसका न्यूक्लियस टूटा, जिससे हमें रेडॉन 222 मिला और हीलियम 4n2 मिला। ठीक है, 4n2 मतलब 4 इसका एटॉमिक मास, 2 इसका एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट अगर ऑर्गेनाइजन की बात करें, ऑर्गेनाइजन जो है वो सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड होता है। सिंथेटिकली मतलब मैन मेड है बाय द कोलिजन ऑफ द CF यानी कैलिफोर्नियम 24998 एंड कैल्शियम 2048। यानी कि जब कैलिफोर्नियम और कैल्शियम का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करता है तो वो ऑर्गेनेशन को जन्म देता है, दैट इज ऑर्गेनेशन 294-118 और 3 न्यूट्रॉन यहाँ से रिलीज होते हैं। ये सब बहुत याद करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि इतना पूछता नहीं है, बट स्टिल मैंने बता दिया कि रेडॉन जो है वो रेडियम से बनता है, ऑर्गेनेशन जो है वो कैलिफोर्नियम और कैल्शियम से बनता है। देखो कैलिफोर्नियम और कैल्शियम लगभग सेम नाम देखने को मिलते हैं। वही कैलिफोर्निया कहीं ना कहीं आपको ऑगी एंड द कॉकरोचेस से मैच करती हुई नजर आती है, दैट्स वाई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैलिफोर्नियम और कैल्शियम से। और वहीं रेडॉन और रेडियम एक जैसे साउंड करते हैं, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम कुछ इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल जो होता है वो OG होता है।
ओल्ड गैंगस्टर कह सकते हैं आप इसको। एटॉमिक नंबर जो है इसका 118 होता है, एटॉमिक मास 294 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें 5f14 60 10 7s2 7p6 होता है। 7s2 7p6 इसलिए क्योंकि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns2 np6 यानी इसका s भी फुलफिल्ड p भी फुलफिल्ड होता है। वहीं आगे हम बात करेंगे अब इसके बारे में। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन प्रोड्यूस टिल डेट, क्योंकि इसका हाफ लाइफ जो है वो 0.7 मिली सेकेंड है, यानी ये बनते ही 1 सेकेंड से भी कम समय में आधा से ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। वहीं अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द नोबल गैस की बात करें तो वो ns2 np6 होता है, जिसमें आप देखेंगे तो s सबसेल भी फुल्ली फिल्ड है, p सबसेल भी फुल्ली फिल्ड है। वहीं पर अगर एक्सेप्शन की बात करें तो हीलियम एक्सेप्शन में आता है। हीलियम 1s2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाता हुआ नजर आता है, जो कि इस वाले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि ये सेकेंड एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें p कहाँ से ही आएगा, फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है ना हीलियम, इसलिए। वहीं अगर हम एटॉमिक साइज़ की बात करें तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हीलियम सबसे छोटा और जेनॉन सबसे बड़ा, कोई भी एक्सेप्शन देखने को इसमें नहीं मिलता है। वहीं वैंडरवॉल रेडियस का भी सेम ही ऑर्डर देखने को मिलता है। अब इनमें वैंडरवॉल रेडियस का बात इतना क्यों होता है, क्योंकि ये ना कभी आयनिक रेडियस तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि ये कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करना तो चाहेंगे नहीं, क्योंकि ये नोबल गैस इसीलिए है। तो इनमें वैंडरवॉल रेडियस की हम बात करते हैं, जहाँ पर दो एलिमेंट जो है वो आपस में एक दूसरे के मास से अट्रैक्ट होकर के जो फॉर्मेशन करते हैं उसका हाफ अगर हम कर देंगे, जैसे मान लो ये और ये, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये मान लो 12 पिकोमीटर है, तो इसको हाफ कर दो यानी 6 पिकोमीटर जो है वो एक का डिस्टेंस माना जाता है। वहीं अगर आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करें तो इनका आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता हुआ नजर आता है ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल के ऊपर अट्रैक्शन कम होता जाएगा, अट्रैक्शन कम तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, इसीलिए जब डाउन द ग्रुप आप जाते हो तो आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होती जाती है, यानी कि हमारे लिए इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान होता जाता है। सबसे ज़्यादा हीलियम का आयनाइजेशन एनर्जी, फिर नियॉन का, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, कोई भी इसमें एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता है। दे एग्जिबिट वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखो इनका बहुत हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी देखने को मिलता है इसलिए क्योंकि ये ना ऑलरेडी यार ns2 np6 में है, यानी कि ये ऑलरेडी बहुत एक्स्ट्रा स्टेबल है यार। ऑब्वियसली इनका ये s भी फुलफिल्ड है, p भी फुलफिल्ड है, तो एक्स्ट्रा स्टेबल है ही है। तो कहा जाता है, सब माना जाता है कि हीलियम और नियॉन जो हैं इनका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वो इस नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जिसकी वजह से हीलियम और नियॉन कभी भी आपको बॉन्डिंग करते हुए नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की जब हम किसी भी एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करते हैं। हो सकता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल हो जाए, और जब वो स्टेबल होगा तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, यानी कि तब उसके डेल्टा एच जो है वो निगेटिव होगी। अगर किसी बॉडी से हीट रिलीज़ हो रही है केमिस्ट्री में तो उसका डेल्टा एच जो है वो निगेटिव होगा। अगर किसी बॉडी को आप हीट दे रहे हो तो उसका डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये बात याद रखो। अब डेल्टा आपने इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी समझ लिए कि क्या होता है। जब भी हम किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल होता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल नहीं होता है या वो ऑलरेडी स्टेबल है, उसमें आप ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी उसका डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लीड टू नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन नोबल गैसेस। मतलब इनका ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसलिए इसमें कोई भी चाहत नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। वहीं अगर हम बात करें तो इनके पास बहुत ही लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ईजी होता है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते हैं आप, ज़बरदस्ती इनमें इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हो, यानी कि आपको बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी, और जब आप बाहर से एनर्जी लगाते हो तो डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है। एक्सेप्शन क्या है कि नियॉन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फिर हीलियम का, फिर आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। ठीक है, यानी कि नियॉन में आपको इलेक्ट्रॉन डालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हीलियम में उससे थोड़ा कम एनर्जी देना पड़ेगा, ऑर्गन में और क्रिप्टन में लगभग बराबर, और जेनन रेडन तो नॉर्मल ऑर्डर ही है। यहाँ पर नियॉन और हीलियम में इतना डिफरेंस क्यों आया, इसका रीज़न समझते हैं। तो देखो हीलियम जो है वो अनॉमलस प्रॉपर्टी तो शो करेगा ही करेगा, है ना। हीलियम छोटा होता है, पहली चीज़। छोटा जो घर का बच्चा होता है ना
उसको अगर आप एक थप्पड़ भी मार दो तो वो अच्छे से समझ जाता है। वहीं अगर उससे थोड़ा बड़ा यानी कि जो 16-17 ईयर्स के बच्चे होते हैं वो 1-2 थप्पड़ में समझते नहीं है जल्दी, उनको ज़्यादा मारना पड़ता है। दैट्स वाई नियॉन को ज़्यादा मारना पड़ता है और हीलियम को कम थोड़ा मारना पड़ता है, ठीक है। कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हो, ये एक ट्रिक जैसा ही है। इसका रियल रीज़न जब मैं नॉर्मल वीडियो बनाऊंगा तब आपको बता दूंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सारे जो नोबल गैस है वो मोनो एटॉमिक होते हैं, वो खुद से भी बॉन्डिंग नहीं करते हैं। हीलियम सिर्फ हीलियम के फॉर्म में, नियॉन सिर्फ नियॉन के फॉर्म में ही देखने को मिलता है। ये कलरलेस होते हैं। ऑब्वियसली आप हीलियम गैस को नहीं देख सकते हो, ना ही नियॉन ना ही क्रिप्टॉन नियॉन को देख सकते हो। ये अडरलेस होते हैं, इनमें कोई भी सुगंध नहीं, कोई भी टेस्ट नहीं, कोई भी कुछ नहीं होता है। और ये स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं वाटर में, यानी कि बहुत कम सोल्यूबल होते हैं वाटर में। वहीं अगर हम बात करें तो लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट इन लोगों का देखने को मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वैन डर वाल इंटरेक्शन से ही अटैच्ड होते हैं। अच्छा, लो मेल्टिंग पॉइंट, हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जब हम पढ़ रहे थे तो हम इसमें क्या देखते थे, मेटेलिक बॉन्डिंग यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे बॉन्ड कर रहा है, और वैन डर वाल फोर्सेस दोनों लगभग कंसीडर हो रहे थे अभी तक ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 17 तक। बट इनमें कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इनमें तो ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो इसमें वैलेंस का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा नहीं, यानी इनमें मेटेलिक बॉन्डिंग बनेगा नहीं। और अगर इनमें मेटेलिक बॉन्डिंग बनेगा नहीं तो इनमें वैन डर वाल इंटरेक्शन ही सिर्फ और सिर्फ काम करेगा। और वैन डर वाल इंटरेक्शन काम किस बेसिस पे करता है? वैन डर वाल इंटरेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ काम करता है एटॉमिक मास के बेसिस पे। अब देखो, एटॉमिक मास के बेसिस पे काम कर रहा है, तो सबसे कम एटॉमिक मास किसका? सबसे कम एटॉमिक मास हीलियम का, यानी हीलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत ही कम होगा, यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होगा। क्योंकि ना हीलियम मेटेलिक बॉन्डिंग कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वैन डर वाल रेडियस पे काम कर रहा है, और हीलियम तो सेकेंड ही एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, नहीं इसका एटॉमिक साइज तो और भी कम, एटॉमिक मास और भी कम हो गया। और जब एटॉमिक मास कम हुआ तो इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत कम होगा। इसलिए देखो नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि हीलियम हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन पीरियोडिक टेबल, दैट इज 4.2 केल्विन्स, शोइंग अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू रबर, ग्लास एंड प्लास्टिक्स। अब देखिए ये इतना जल्दी जो है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होता है कि ये फटाक से जो है वो रबर, ग्लास और प्लास्टिक्स में डिफ्यूज हो जाता है। वहीं अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल अट्रैक्शन, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑर्डर देख सकते हो, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। वहीं अगर कह रहा है कि नोबल गैसेस वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नोबल गैस बीइंग मोनोटॉमिक हैव नो इंटरेक्शन फोर्सेज एक्सेप्ट वीक डिस्पर्सन फोर्सेज एंड देयरफॉर दे आर लिक्विफाइड एट वेरी लो टेम्परेचर, हेंस दे आर वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वहीं अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो नोबल गैसेस बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। दो मेन रीज़न है इसके। सबसे पहले इनका कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, दूसरा इनका बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होता है और पॉजिटिव डेल्टा एच चीज़ें होता है, जिसकी वजह से ये रिएक्ट नहीं करते हैं। वहीं मार्च 1962 में नील बार्टलेट ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में एक एलिमेंट प्रोड्यूस किया जो कि रेड कलर का था, जिसका नाम था O2PT F6-। अब O2+PT F6- जब ये इन्होंने बना लिया तो इन्होंने बाद में रियलाइज़ करा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन का है पहला वाला, वो कहीं ना कहीं सिमिलर है जेनॉन के पहले आयनाइजेशन एनर्जी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1175 ऑक्सीजन का है और 1170 जो है वो जेनॉन का है, ठीक है। बाद में इन्होंने एक रेड कलर का सबस्टेंस बनाया जिसका नाम जिसको इन्होंने बनाया वो था Xe+PT F6-, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो O2+ था, यहाँ पर अब Xe+ है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखने वाली, ये O2 का आयनाइजेशन एनर्जी है, ना कि ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का और जिनॉन का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लगभग सिमिलर है, जिसकी वजह से इन्होंने ऑक्सीजन को जिनॉन से रिप्लेस कर दिया और इसके बाद इन्होंने जिनॉन का ये कंपाउंड बना के दिखाया, जिसके बाद बहुत सारे जिनॉन कंपाउंड बनने लगे यूजिंग ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। जैसे आप जानते ही वगैरह XeO2F2 या फिर XeF6 वगैरह काफ़ी सारी, तो उसके बाद कंपाउंड जो है जिनॉन के बनते चले गए। वहीं अगर क्रिप्टन कंपाउंड्स की बात करें तो ये रेयर है, जैसे क्रिप्टन F2 ही जाना जाता है सिर्फ मार्केट में। वहीं रेडॉन की बात करें तो रेडॉन में भी सिर्फ RnF2 जाना जाता है, लेकिन इसको कभी अलग नहीं ये लोग कर पाए, सिर्फ जानते हैं, कभी कहीं कहीं देखा है बट कभी इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए। कोई भी ट्रू कंपाउंड आर्गन, नियॉन और हीलियम का अभी तक नहीं माना जाना गया है, इसलिए क्योंकि यार बता ही दिया आपको, हीलियम और नियॉन का आयनाइजेशन एंथैल्पी इतना ज़्यादा जितना इस पूरे इन यूनिवर्स में एनर्जी ही नहीं एग्जिस्ट करती है। वहीं यूजेस ऑफ नोबल गैस की बात करें तो हीलियम जो है वो नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, यानी ये जलता नहीं है, लाइट गैस होता है, बलून्स के फिलिंग में काम आता है और मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में, यानी कि कुछ मीटियर्स के ऑब्जर्वेशन जब करते हैं तो उसमें यानी स्पेस में काफ़ी काम आता है। ये गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत काम आता है। गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में इसलिए क्योंकि ये जल्दी मेल्ट हो जाता है
और जल्दी मेल्ट होगा तो जल्दी कूल करते हुए नजर आएगा। वहीं लिक्विड हीलियम की अगर बात करें तो ये क्रायोजेनिक एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, जिनका रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होता है उनमें। यूज टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स essential for modern NMR स्पेक्ट्रोमीटर एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग दैट इज MRI। इसको MRI वगैरह में यूज किया जाता है, मॉडर्न NMR में यूज किया जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर में यूज किया जाता है। हीलियम को पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बनाने में काम आता है, सबसे बड़ा यही आप याद कर लीजिए। यूज्ड एज डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड। इनका ब्लड में बहुत कम सॉल्युबिलिटी होता है, जिसके लिए इनको डाइल्यूएंट की तरह यूज़ किया जाता है, यानी आज पिलाया कल निकल गया ऐसा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नियॉन के बारे में। नियॉन को डिस्चार्ज ट्यूब और फ्लोरोसेंट बल्ब में यूज़ किया जाता है। बल्ब्स में अधिकतर नियॉन को भरा जाता है, क्योंकि ये नोबल होते हैं तो ये रिएक्ट नहीं करते ज़्यादा और वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं काइंड ऑफ। नियॉन बल्ब आर यूज्ड इन बोटेनिकल गार्डन इन ग्रीन हाउसेस। ग्रीन हाउसेस के बोटेनिकल गार्डन में इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये ज़्यादा रिएक्टिव ना रहें। वहीं आर्गन की बात करें तो ये प्रोवाइड करते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर हाई टेम्परेचर के अंदर, इसीलिए इनको मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलिंग में, यानी जहाँ पे मेटलर्जी की काम होती है वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है। ऑल्सो इनको इलेक्ट्रिक बल्ब में भी यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन लेबोरेटरी टू हैंडल एयर सेंसिटिव सब्सटेंस। एयर सेंसिटिव सब्सटेंस में को मतलब जैसे किसी भी मान लो बीकर है, यहाँ तक मान लो इसमें मटेरियल भरा हुआ है और ये एयर से ख़राब हो सकता है, तो इसमें यहाँ तक ये लोग ऑर्गन भर देंगे, जिससे यहाँ पर काइंड ऑफ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर यहाँ पर पहुँच नहीं पाएगा और एयर से इसका रिएक्शन नहीं हो पाएगा। जेनॉन और क्रिप्टॉन की बात करें तो इनका कोई भी सिग्निफिकेंट यूजेस हमें नहीं पता है, सिर्फ इनको लाइट बल्ब में यूज़ किया जाता है जो कि स्पेशल पर्पजेस के लिए डिज़ाइन होते हैं। इसी के साथ आपका ग्रुप 16 जो है वो ख़त्म होता, ग्रुप 18 जो है वो ख़त्म होता है। ग्रुप 18 फिनिश, पी ब्लॉक फिनिश एज वेल। तो पी ब्लॉक जो है वो आपका फिनिश होता हुआ यहाँ पर आपको ग्रुप 17 की वीडियो मिल जाएगी और यहाँ पर आपको पी ब्लॉक का पूरा प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। ध्यान से अच्छे से एग्ज़ाम लिखो सभी लोग अपना, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।